नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज एक ऐसे एपिसोड में आपका स्वागत है जिस एपिसोड को देखने के बाद आप खुद से भी सवाल पूछेंगे कि आखिर इस समाज को हो क्या चुका है। और शायद ये कहानी सुनते वक्त भी आपके हाथ, पैर और रूह कांप जाएगी। ये कहानी एक उस समाज सेविका की है जिसने 8 साल पहले से समाज सेवा को इसलिए चुना ताकि वो समाज के निचले तबके के लोगों की सेवा कर सके, उन्हें ऊपर उठाने का काम कर सके। और इन्हीं समाज के निचले तबके के कुछ दरिंदों ने ऐसा दर्द उसे दे दिया जो अब जिंदगी भर उसे भूल नहीं सकता, क्योंकि वो फिलहाल खतरे से तो बाहर है लेकिन अपनी जिंदगी से जरूर जूझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के निर्भया 2 कांड की। दरअसल 10 और 11 अक्टूबर की रात होती है जिस दौरान एक ऐसा वाकया होता है जिसे जानने के बाद पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। ग्यारह अक्टूबर के 3:15 का भोर में वो समय होता है जब दिल्ली पुलिस को एक नौसेना के अधिकारी की कॉल मिलती है। इस कॉल के दौरान वो अफसर ने दिल्ली पुलिस को बताया कि उसे सड़क पर एक ऐसी महिला चलती हुई दिखाई दी जिसके निजी अंगों से ब्लीडिंग हो रही है और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके साथ गैंगरेप जैसी वारदात हुई है। दिल्ली पुलिस तुरंत आनन फानन में गैंगरेप की एक FIR दर्ज करती है। उसके बाद अफसर की बताई गई उस लोकेशन पर पहुंचती है। जो लोकेशन बताई गई रहती है वो है सराय काले खां। दिल्ली पुलिस जैसे ही इस लोकेशन पर पहुंचती है वहां से एक महिला जिसकी उम्र 34 साल है उसे गाड़ी में बैठाती है और आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाती है। एम्स में इस लड़की का इलाज होता है। वो जिंदगी और अपनी मौत से जूझती रहती है, लेकिन पुलिस को तलाश थी उन दरिंदों की जिन्होंने इस घटना को, इस गिरी हुई घटना को अंजाम दिया था, क्योंकि सबूत कुछ नहीं था, सिर्फ एक पीड़िता थी जो बोलने में भी असक्षम थी। पुलिस को कुछ नहीं सूझता, फिर वो अपनी एक महिला कांस्टेबल जो है उनको लगाती है इस काम के लिए और वो समाज सेविका बनके उस पीड़िता से बातचीत करती है। बातचीत के दौरान पीड़िता रो पड़ती है और वो कहानी बताती है जिसके बाद उस पुलिस महिला की भी आंखें जो हैं वो अपने आप आंसुओं से भर जाती हैं। दरअसल पीड़िता बताती है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है और गैंगरेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके बताए गए बयान के मुताबिक एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैर नहीं, एक ऐसा इंसान जो कबाड़ी का काम करता है और एक ऐसा व्यक्ति जो ऑटो चलाता है। तकरीबन 8 साल पहले वो अपना राज्य छोड़कर दिल्ली आई थी। दिल्ली इसलिए आई ताकि वो लोगों की सेवा कर सके, समाज सेवा का काम कर सके। और ओडिशा में वो नौकरी कर रही थी। बाकायदा उसने MA की डिग्री हासिल की है समाज सेवा में और नर्स भी थी। नौकरी छोड़कर दिल्ली आती है ताकि समाज के निचले तबके के लोगों का कल्याण कर सके, उन लोगों के लिए कुछ काम कर सके। दिल्ली में 8 साल से रह रही थी। जिनके साथ आई थी वो लोग उसको दगा दे गए थे। उन लोगों ने जैसे उसको छोड़ दिया उसके बाद वो कभी स्टेशन पर रहती थी, कभी मेट्रो स्टेशन के पास रहती थी, तो कभी रैन बसेरे जो आमतौर पर सरकारी होते हैं उनमें रहा करती थी। किसी तरीके से अपना गुजर बसर कर रही थी। 10 से 11 अक्टूबर की रात वो जब उसे कहीं स्थान नहीं मिलता है तो वो सड़क पर, सुनसान सड़क थी और समय जो है वो रात के तकरीबन 11-12 बज रहे होंगे या यही अनुमानतः समय रहा होगा। चल रही थी वो। इतने में ही सामने जो है वो एक कबाड़ी वाला होता है, वो अपनी दुकान को बंद कर रहा होता है। उसे लड़की दिखती है और फिर उसके अंदर का राक्षस, शैतान, दरिंदा जाग उठता है। और उसका एक दोस्त होता है जो शरीर से दिव्यांग है लेकिन अपने दिमाग और सोच से शैतान और राक्षस है। इसका नाम है शमसुल। और पहला जो कबाड़ी वाला है उसका नाम है प्रमोद। ये दोनों उसे खींचकर उस लड़की को जो उस वक्त
केवल आसरा ढूंढ रही थी किसी प्रकार से अपना रात गुजारने के लिए, ताकि सुबह हो तो वो कहीं और पर जा सके। आईटीओ के पास का ये इलाका था और ये दोनों राक्षस उसे खींच के झाड़ियों में ले जाते हैं और उसके बाद उसके साथ गैंगरेप करते हैं। इन दोनों को वहीं पर खड़ा, यानी उसी साइड से होता हुआ एक ऑटो वाला जा रहा था, इसका नाम है प्रभु महतो। ये दरिंदा जैसे इन दोनों को देखता है लड़की के साथ गैंगरेप करते हुए, ये भी वहां पर पहुंच जाता है और उसके बाद ये भी उसमें शामिल हो जाता है। इन दोनों दरिंदों यानी शमसुल और प्रमोद की जैसे ही इच्छा भर जाती है, उसके बाद ये ऑटो वाला पीड़िता को उठा ले जाता है ऑटो में अपने भरकर, और फिर उसके बाद राजघाट के ठीक पीछे के एक सर्विस रोड पर वहां भी फिर एक बार रेप करता है। बार बार रेप होने के कारण महिला अपने दिमागी संतुलन खो चुकी थी, बदहवास हो चुकी थी, उसे कुछ भी पता नहीं कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। यह दरिंदा अर्धनग्न हालत में उसी रोड पर उसे पटककर फिर भाग जाता है। इसके बाद वो किसी तरीके से उठती है और वो जब सड़क पर चल रही होती है तो उसके निजी अंगों से लगातार ब्लीडिंग हो रही होती है। सोचिए, वहां से गुजरने वाले हजारों गाड़ियां जो है, हजारों लोग थे, उन्होंने देखा लेकिन एक बार भी इतनी जहमत नहीं की कि वो या तो पुलिस को कॉल कर दें या किसी प्रकार से उस महिला की सहायता करें। उसके बाद एक नौसेना का अधिकारी होता है जो देखता है कि महिला कैसे वो चल रही है और उसके साथ क्या घटनाएं घट रही हैं। वो पुलिस को कॉल करता है। 3:15 भोर का समय होता है। पुलिस पहुंचती है, पीड़िता को उठाकर ले जाती है अस्पताल में, वहां भर्ती करवाती है। फिर एक महिला पुलिस को लगाती है ताकि वो किसी तरीके से जान सके कि उसके साथ क्या हुआ था। अब पुलिस के सामने चैलेंज कि चलो घटना तो पता चली, लेकिन अब कैसे उनको गिरफ्तार करें, आखिर वो कौन थे। इस काम के लिए पुलिस ने 700 सीसीटीवी खंगाले। उन 700 सीसीटीवी फुटेज में ही इन दरिंदों की कहानी छिपी रहती है। अब समस्या थी कि आखिर उस ऑटो वाले को कैसे पकड़ा जाए। इसके लिए पुलिस मैनुअल छानबीन और जांच करती है, हर ऑटो वालों को रोकती है और उनसे पूछताछ करती है और उसके बाद उनके नंबर प्लेट को देखती है। आखिरकार वो दरिंदा मिलता है। उस ऑटो में जब हमने तस्वीरें देखी तो उस दौरान भी वही लाल कपड़ा है जिस दौरान उसके साथ गैंगरेप हुआ था। अब इस घटना के बाद सोचिए कि आखिर समाज का वो तबका जो आज भी अपनी जंग लड़ रहा है कि किस तरीके से वो 2 वक्त की रोटी खा सके, और उनमें से ही ये 3 लोग मिलकर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और ऐसी जिंदगी बर्बाद करते हैं जो खुद निकली थी इन लोगों का जिंदगी संवारने के लिए। पढ़ी लिखी लड़की जिद करके उड़ीसा से आती है दिल्ली में। उसके माँ बाप ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी कि उनकी लड़की नहीं मिल रही है, लेकिन अब जब लड़की मिली तो इस हालत में, और वो अभी भी उस अवस्था में नहीं आ पाई है जिसमें वो इसमें सक्षम हो सके कि वो सही तरीके से बता सके कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। अब पुलिस के सामने चैलेंज ये है कि वो इन तीनों जो कथित तौर पर दरिंदे हैं, इनको सजा दिलाए और इस पीड़िता को न्याय दिलाए, क्योंकि जब तक मीडिया में खबरें रहती हैं तब तक ही आप लोगों तक पहुंचती हैं, और आप लोग भी तभी तक आवाज उठाते हो जब तक मीडिया ऐसी खबरों को उठाता रहता है। उसके बाद ये खबरें किस माचिस की तीली बन जाती हैं ये हमें भी नहीं पता चलता। पल भर में चिंगारी लगाकर और अचानक से बुझ जाती है। मिलेंगे कल फिर एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कथा के साथ। मेरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग ऐसी घटनाओं से सबक ले सकें। मेरा नाम है दिव्यांशु। नमस्कार।